सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती खालिद महमूद साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी और आप अहबाब से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हो रहा है। इसके लिए बारे दिगर मुफ्ती साहब का शुक्रिया। आज हमारा जो मौजू होगा वो मकाला कैसे लिखा जाता है। मैंने उसके ऊपर वैसे वो कुछ स्लाइड्स भी बनाई हुई थी, लेकिन वो क्योंकि इंटरनेट का इशू है वो खुल नहीं रही। बहरहाल हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे कि मकाला जो है वो किस तरह लिखा जाता है। एमफिल का या पीएचडी का या दरस निज़ामी का आलमिया का जो मकाला होता है, मकाला जो है वो तकरीबन हर लेवल का मकाला लिखने का जो अंदाज़ होता है वो एक तरह का ही होता है। मकाला चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हों, चाहे उर्दू में लिख रहे हों, चाहे अरबी में लिख रहे हों, उसका जो फॉर्मेट होता है, जो उसका एक तरतीब होती है, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो तकरीबन सब के आलमोस्ट बराबर ही होते हैं, एक तरह के होते हैं। तो मकाला लिखने का जो सबसे जो आगाज़ है, जो पहला स्टेप है, वो होता है कि उन्वान को इंतखाब कैसे करना है, यानी उन्वान का इंतखाब उन्वान। सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या होता है, आपने कोई अच्छा उन्वान मुंतखब करना होता है उन्वान मकाले के लिए। अब ये जो उन्वान मुंतखब करना है ये शायद आपको आसान लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल मरहला होता है कि आपने अपने मकाले के लिए कोई एक अच्छा उन्वान उसको कैसे चुनना है, कैसे इंतखाब करना है उसका। क्योंकि याद रखिए मकाला जो होता है, बहुत सारी किताबें लाइब्रेरीज़ में लिखी हुई हैं, भरी पड़ी हैं। यहाँ पे भी आप देखें लाइब्रेरीज़ हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, शेल्फ़ में कहीं पे भी लोगों ने ज़ाती लाइब्रेरियाँ बनाई होती हैं। हर मौजू पे बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो अब आपने जो बुनियादी मकसद है मकाले का, रिसर्च का, वो ये है कि आप कोई नई चीज़ लेके आएँ। अगर आप वही पुरानी कॉपी पेस्ट कर लें, उठा के मवाद इधर से उधर इकट्ठा करके जोड़ के लिख के ले जाएं, तो ये आप दिल आपका मुतमईन नहीं होगा। वैसे आप शायद यूनिवर्सिटी की या अपने इदारे की रिक्वायरमेंट्स तो पूरी कर लेंगे, लेकिन जो उसका हक़ है वो अदा नहीं करेंगे आप। तो उसका हक़ अदा कैसे होता है कि आप कोई जो लिटरेचर मौजूद है, जो किताबें लिखी जा चुकी हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है, उसके अंदर कोई नई चीज़ का इजाफ़ा करें। नई चीज़ जो है वो 100% नई वैसे नहीं हो सकती कि आप ये समझें कि मैं 100% कोई नई चीज़ ले आऊँ। ये बहुत कम केसेस में होता है कि 100% कोई नई चीज़ आप ले आएँ। वो उसका नया होना जो है वो कुछ फ़ीसद होता है, 10%, 20%, 50%, 70%, 90%। लेकिन कुछ ना कुछ जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो कुछ ना कुछ मौजूद इल्म है, उसमें आपने हक़ तब अदा होता है कि उसमें आप कोई चीज़, किसी नई चीज़ का इजाफ़ा करें। तो सबसे पहले आपने इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि जो आप मकाला लिख रहे हैं वो कोई जो नॉलेज है उसके अंदर कुछ इजाफ़ा हो। ठीक है, आप मंतिक में पढ़ते होंगे ना कि वो जो हासिल चीज़ है उसका हासिल करना तो वो फ़ायदामंद नहीं है। ठीक है, अब उन्वान जो है या मकाले का जो थीम है, जो उसका एक उसका खाका है, वो कैसे तलाश किया जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो सवाल है। उसमें आप देखें कि आप क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ के या शरिया के या मदरसा के स्टूडेंट हैं, अब आपके पास बहुत सारे जो है ना उसकी फ़ील्ड्स हैं। इस्लामिक स्टडीज़ में भी कुरान का एक बाकायदा, कुरान और कुरान की साइंसेस जो हैं वो एक फ़ील्ड है। तफसीर है कुरान की, कुरान के मानी हैं, कुरान के फ़िक़ही मानी हैं, कुरान के लुग़वी मानी हैं। उस तरह बहुत सारी कुरान की फ़ील्ड्स बन जाती हैं। इसी तरह हदीस पाक को अगर आप देखें तो हदीस पाक के भी बहुत सारे, उसके अंदर भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं तरतीबात हैं हदीस पाक में।
सही और दईफ़ का, और उसके अलावा भी आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उसके अलावा अगर आप आ जाएँ फ़िक़्ह पे आ जाएँ, तो फ़िक़्ह के अंदर भी फ़िक़्ह मुआमलात है, फ़िक़्ह इबादात है, फ़िक़्ह जिनायात है, उसके अलावा और फ़िक़्ह अहवाल शख्सिया है। ठीक, उसके अलावा और कौन से हैं आपके शोबाजात हैं शरिया में? बहुत सारे हैं। तो आपने जब मौजू इंतखाब करना है मकाले का, तो सबसे पहले आपने अपनी रग़बत को देखना है कि आपकी रग़बत जो है वो कुरान और कुरान की साइंसेस की तरफ है, हदीस पाक की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है, फ़िक़्ह की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है, फ़िक़्ह में कौन से शोबे में आप अच्छे हैं। आप सबसे पहले ख़ुद को देखें, क्योंकि मकाला जो है वो आपने लिखना है। जब आपने मकाला लिखना है तो आपका अपना शगफ़, आपकी अपनी रग़बत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका जो सुपरवाइज़र है, जो आपको मकाले का मुशरिफ़ है, उसने तो सिर्फ़ आपको गाइड करना है। उसने सिर्फ़ आपको, जब आप लिख के लेके जाएंगे तो आपके मुशरिफ़ साहब जो हैं वो सिर्फ़ उसको देखेंगे कि ये इसको सही कर लो, इसमें ये चीज़ इजाफ़ा कर दो। तो थीसिस जो है वो 100% आपने लिखना है। तो आपकी अपनी रग़बत जो है वो सबसे बुनियादी उनसर है उसमें। तो आप मकाला में मौजू का इंतखाब करते हुए सबसे पहले ख़ुद को देखें कि आप किस एरिया में अच्छे हैं। ठीक, तो जब आपने अपना शगफ़ देख लिया, आपने अपनी रग़बत देख ली कि किस एरिया में आप अच्छे हैं, तो आपका काफ़ी सारा मसाला जो है वहाँ पे हल हो जाएगा। उसके बाद आप उस मौजू के मुतल्लिक़, यानी उस एरिया में फिर आप बुक्स तलाश करें, मुशावरत करें, जो शरिया स्कॉलर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उस एरिया के टीचर्स हैं, उनसे मुशावरत करें और किताबें पढ़ें, इंटरनेट पे देखें। ठीक है, उस एरिया में कौन से नए ट्रेंड्स हैं, उस एरिया के अंदर क्या नई बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब थीसिस होता है तो वो जो अवेलेबल नॉलेज है उसमें कोई नई चीज़ आपने इजाफ़ा करना है। अगर नई चीज़ नहीं होगी तो वो थीसिस जो है, वो नया मकाला, वो रिसर्च वो काबिले फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो आपने ये सारी चीज़ें ज़रूर इनके ऊपर तवज्जो रखनी है। अब जब आप वो इंतखाब कर लें, उसके बाद आप मुशावरत करें अपने असातिज़ा से जो उस एरिया के हैं, तो फिर आप जो है वो काफ़ी हद तक अपने थीसिस के उन्वान मौजू की तरफ आप पहुंच चुके होंगे। ठीक है, अब मौजू जब आप एक थीम, आपको जब उसका एक खाका नज़र आ जाए ना, तो फिर उस ख़ास खाके के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने इतने बड़े उस एरिया को समेटते हुए छोटी सी आप पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब उस खाका के ऊपर, उसके ऊपर रिसर्च करें, उसके ऊपर तलाश करें क्या क्या लिखा जा चुका है। सही, जो रिसर्च होती है वो एक्चुअली वो होता है कि लिटरेचर के अंदर गैप होता है, प्रॉब्लम होता है। रिसर्च क्या होती है बेसिकली, जब अब आपने मौजू का इंतखाब किया ना, तो अब आप बहुत सारी चीज़ों को खंगालते हुए एक छोटे से मौजू पे आ गए। अब छोटी से जो आपने थीम जो तलाश किया, अब उस थीम के अंदर आपने गैप तलाश करना है। गैप से क्या मुराद होती है? खला से क्या मुराद है कि वहाँ पे आप देखें कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बात नहीं की जा चुकी। ठीक है, उस एरिया में क्या ऐसी चीज़ है जो नज़रअंदाज कर दी गई है, या चूँकि आपका रुझान, आप भी शरिया स्कॉलर हैं, आप भी समझते हैं चीज़ों को, तो आप देखते हैं कि उसमें जिस तरह रिसर्च होनी चाहिए थी, जिन सवालात के जवाबात मिलने चाहिए थे, वो आपको किताबों में मुयस्सर नहीं हैं। तो ये आपकी रिसर्च का आगाज़ होगा। आपने गैप तलाश किया, गैप के अंदर फिर आप सवालात बनाएं और आप देखें कि इन सवालात के ऊपर जवाब मौजूद नहीं है, या जिस तरह आप चाहते हैं तशफ़ी तलब जवाब नहीं है, तो वो एक रिसर्च होगी। वो रिसर्च जो है वो 90% नई भी हो सकती है, 40% नई भी हो सकती है, लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि वो कुछ नया हो, पुराना ना हो। ठीक, वो जब नया होगा तो वो आपकी खिदमत होगी सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए, आपके हम मकतब साथियों के लिए, मदरसा के लिए, या जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं, जो एजेंसियां होती हैं या जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए आपकी हेल्प होगी। कई दफ़ा बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे गवर्नमेंट्स को भी सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे होते, तो वो आपकी एक खिदमत होगी, आपकी तरफ से एक नया काम होगा।
इंतखाब मौजू जो है वो कुछ नया होना चाहिए। जब नया होगा तो तब ही वो आपकी एक साइंटिफिक रिसर्च होगी, तब ही आपकी खिदमत होगी मुआशरे के लिए, असातिज़ा के लिए, बाकी जो आपके स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, हम मकतब साथी हैं, उनके लिए। इंतखाब मौजू में मैंने जैसे आपको बताया कि प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर होना चाहिए। हम जब रिसर्च करते हैं तो हम रिसर्च में लिखते हैं कि यहाँ पे लिटरेचर के अंदर ये गैप है। लिटरेचर से मुराद जो किताबें मुयस्सर हैं, जो किताबें उस मौजू पे लिखी जा चुकी हैं, उसके अंदर ख़ास इस नुक्ते के ऊपर या ख़ास इस मौजू के ऊपर तशफ़ी तलब जवाब मौजूद नहीं है। ठीक, तो वो तशफ़ी तलब जवाब का मौजूद ना होना वो क्या कहलाता है? रिसर्च गैप कहलाता है। ठीक, तो वो जो रिसर्च गैप होता है वो असल में क्या होता है? वो प्रॉब्लम है जिसको आप हल करने की तरफ जा रहे होते हैं। वो बहस के अंदर, वो रिसर्च के अंदर मुश्किला है, वो मसला है जिसका हल जो है, जिसका सलूशन आपने निकालना है। तो इंतखाब मौजू के अंदर आपने क्या तलाश करना है? रिसर्च गैप तलाश करना है। ठीक है, रिसर्च गैप या मुश्किलातुल बहस इसको कहते हैं अरबी में। कि आपको लगे कि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो वाज़े तौर पे उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, उनको वजाहत उनकी नहीं है। ठीक, तो ये आपका होगा रिसर्च गैप। अब आपका रिसर्च गैप या मुश्किलातुल बहस जो है, उससे अब आपने क्या करनी है? अपनी रिसर्च की बुनियाद रखनी है। ठीक, जो आपका टॉपिक होता है ना, जो टाइटल होगा, सॉरी, एक होता है ना जो थीम है ना आपका, जो एक यानी आपने फ़िक के अंदर फ़िक मामलात के अंदर आपने कोई मसला देखा, मसलन कि क्रेडिट कार्ड का शरई हुक्म क्या है, तो क्रेडिट कार्ड के शरई हुक्म पे आपने बहस करनी है। तो ये आपका एक थीम है कि आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर बात करनी है। तो जो उसका उन्वान आपने रखना है ना, वो उन्वान बड़ा सलीस सा होना चाहिए। जो टॉपिक है ना, यानी क्रेडिट कार्ड का शरई हुक्म, वो ऐसा टॉपिक होना चाहिए कि वो जो सवालिया जो है ना, वो उसमें फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ना ही नफ़ी के अंदाज में होना चाहिए। वो बल्कि एक सलीस सी एक लाइन हो जिससे शो हो रहा हो कि आप जो है वो क्या अपने इसमें क्या आपका मकसद क्या है रिसर्च का। ठीक है, वो खूबसूरत सा टाइटल होना चाहिए उसका। अब रिसर्च गैप जो है वो जब आपको नज़र आ गया तो अब इस गैप के आप बनाएंगे सवालात। ठीक है, रिसर्च के क्वेश्चंस बनाएंगे। अब आपको गैप नज़र आ गया ना, अब आप उस गैप के अंदर देखेंगे कि आपने इसके ऊपर किस किस पर्सपेक्टिव में रिसर्च करनी है, किस किस पैराए में आपने इसको कवर करना है। क्योंकि रिसर्च जो है वो बहुत वसी मजाल है, उसमें आपका जो हिस्सा है ना, और ख़ास तौर पे इस थीसिस के लिए, इस मकाले के लिए, वो बड़ा थोड़ा सा है। ठीक, आप इस मकाले में इस मकाले के लिए थोड़े से क्वेश्चंस बनाएं, बाकी जो है वो बाद में आप रिसर्च करते रहें, सारी ज़िंदगी लगे रहें, लेकिन उस मकाले के लिए आपने उसको लिमिटेड करना है, मुख्तसर सा करना है उसको आपने। तो गैप को देखते हुए आप देखें कि इसके किस किस पर्सपेक्टिव में आप काम करना चाहते हैं, तो उसके आप 3 से 5 सवालात बनाएं। ठीक है, 3 से 5, उससे ज़्यादा नहीं। आप देखें कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे क्रेडिट कार्ड होता क्या है, क्रेडिट कार्ड जो है वो उसको और क्या है इसके सवाल, क्या है? उसका शरई हुक्म क्या है, और क्रेडिट कार्ड जो है उसका मुतबादिल क्या हो सकता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का आपने रिसर्च जब भी करनी है ना, तो एक तो आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम के उसको रिसर्च करते हुए आपने उसके ऊपर नताइज अखज़ करने हैं। नताइज यही होंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपने उसमें जवाब देना है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। बैंक के अंदर एक वसीका होता है या बैंक के अंदर एक कार्ड है जिसके ज़रिए हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर उसका शरई हुक्म जो है वो क्या होगा। फिर आपने जब नताइज निकाल के तो रिकमेंड भी करना है कुछ ना कुछ। जो असल रिसर्च है वो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट हो के नताइज अखज़ करने के बाद आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी पेश करना है।
सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके ऊपर सारे मसाइल इकट्ठे करके लिख दें। असल रिसर्च का मकसद ये होता है कि मुश्किलातुल बहस जो है, जो लिटरेचर में गैप है, उस गैप को डिफाइन करना, फिर उस गैप के ऊपर जो गैप है उसको फिल करना और उसकी बेस के ऊपर रिकमेंडेशन देना, सिफारिशात देना आगे जो भी लोग उसके मुतल्लिका हैं। आपकी सिफारिशात जो हैं वो कभी आपकी सिर्फ मदरसे की हद तक रहती हैं, कभी आपकी सिफारिशात जो हैं वो सोसाइटी की हद तक रहती हैं, कभी आपकी सिफारिशात जो है वो वजारत तालीम की हद तक जाती हैं या वजारत सकाफ़ा की हद तक, या जितनी भी गवर्नमेंट्स के इदारे होते हैं उनकी तरफ जाती हैं। तो रिसर्च में आपने रिसर्च करने के बाद ऐसी रिसर्च हो कि जिसके नताइज पे आप सिफारिशात भी ज़रूर पेश करें। तो रिसर्च गैप के बाद आपने क्या बनाने हैं, रिसर्च के क्वेश्चंस बनाने हैं। लैंग्वेज जो है जो, तो रिसर्च गैप जब आपको नज़र आया तो रिसर्च गैप को फिल करने के लिए आपने सवालात बनाने हैं कि इस रिसर्च के अंदर को, इस गैप को फिल करने के लिए कौन कौन से सवालात हम बनाएंगे। ठीक, वो जब आपने सवालात बना लिए, असिलतुल बहस जिनको अरबिक में कहते हैं, या रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में, तो रिसर्च क्वेश्चन जब आपके बन गए तो अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि इस रिसर्च को करने के लिए आपको कौन सा तरीक़ेकार इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि रिसर्च जो है वो एक पूरी साइंस है, एक पूरा सब्जेक्ट है, उसमें रिसर्च के जो हैं तरीक़ा हाय रिसर्च हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, 3 बड़े तरीक़े हैं, उनके ऊपर अमल पैरा होके हम अपनी कोई भी रिसर्च करते हैं। रिसर्च के जो 3 बड़े तरीक़े हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, 3 बड़े तरीक़े हैं। एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, दूसरी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, और तीसरी होती है मिक्स मेथड रिसर्च। जब आप इस नुक्ते तक पहुंच गए ना, ये आपको सारी तरतीब ज़हन में है ना, सबके ज़हन में है कि रिसर्च क्वेश्चंस तक, असिलतुल बहस तक हम कैसे पहुंचे हैं। ठीक, हम जब रिसर्च क्वेश्चन तक पहुंच गए तो अब बारी आती है कि आपने अब रिसर्च स्टार्ट करनी है। तो अब आपने देखना है कि रिसर्च को कौन से तरीके के मुताबिक करना है। ठीक, तो रिसर्च के 3 बड़े तरीके जो हैं वो अवेलेबल हैं। एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो क्या होती है, वो अल्फाज की बहस होती है, लफ्ज़ों की बहस। वो आप एक कमरे में बैठ के भी रिसर्च कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट हो, चंद किताबें मुयस्सर हों, लाइब्रेरी में आप बैठे हों या अपनी ज़ाती लाइब्रेरी में या कमरे में, तो वहाँ पे बैठ के भी आप रिसर्च कर सकते हैं। वो होती है क्वालिटेटिव। उसमें क्या होता है, आपने डाटा इधर से इकट्ठा करके, इधर से इकट्ठा करके उसके ऊपर अपनी आरा लगानी होती हैं। अगर आपको ज़्यादा कुछ उसमें तशफ़ी नहीं हो रही होती तो उस एरिया के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे आप इंटरव्यू कर लेते हैं, उनसे मालूमात ले लेते हैं, उनसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं और उन सारे अल्फाज को अपनी किताब के ऊपर अपने लैपटॉप पे टाइप कर लेते हैं। ये होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, जिसमें रिजल्ट्स जो होते हैं वो लफ्ज़ों की सूरत में आते हैं, बातों की सूरत में आते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च इसमें क्या होता है, इसमें आप किताबों से मालूमात लेते हैं, रिसर्च आर्टिकल से मालूमात लेते हैं, उस एरिया का कोई एक्सपर्ट होता है उससे तशफ़ी तलब इंटरव्यू उसका कर लेते हैं, उससे बातें पूछ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं और उसकी राय ले लेते हैं और फिर उन सारी बातों को अपने तज्ज़िये के साथ किताब के ऊपर मुंतकिल कर लेते हैं। तो ये कौन सी रिसर्च होती है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। ठीक है, दूसरी जो रिसर्च की वो टाइप है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो आपकी कमरे में बैठ के नहीं हो सकती, लाइब्रेरी में बैठ के नहीं हो सकती, वो आपने सर्वे करना होता है। उसके ऊपर आपने बाहर फील्ड के अंदर मैदान में निकल के सर्वे करना है, लोगों की आरा जाननी होती हैं। ठीक है, उसमें आपको जो डाटा मिलता है, जो आपको मालूमात आती हैं वो बिल्कुल नई मालूमात होती हैं जो पहले किताबों में लिखी नहीं गई होती। वो कैसी होती है, जैसे अब आप इलेक्शन जैसे अभी हो रहा है, कश्मीर में आज इलेक्शन है, तो आप चाहते हैं कि आप रिसर्च करें कि इस दफ़ा का जो इलेक्शन है वो कौन सी पार्टी जीतेगी।
या आप लोगों का जहन जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बाहर फील्ड में निकल के लोगों से पूछते हैं कि आपके ख्याल में कौन जीतेगा, आपके ख्याल में कौन जीतेगा, आपकी इस बारे में क्या राय है। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो लफ्ज़ों की सूरत में नहीं आते, वो नंबर्स की सूरत में आते हैं, परसेंटेज की सूरत में। आपने जब बाहर फील्ड में आप गए, आपने आप उसमें इंटरव्यू नहीं होते, उसमें सर्वे होता है। वो सर्वे कैसे होता है, वो आप एक सर्वे फॉर्म बनाते हैं जिसके ऊपर आप एक क्वेश्चन लिखते हैं कि आपके ख्याल में इस दफ़ा इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी। नंबर 1 पीपल पार्टी, नंबर 2 नवाज़ लीग, नंबर 3 PTI, नंबर 4 मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, मुझे इन सियासी जमातों से कोई लेना देना नहीं। तो उसमें लोग क्या करते हैं, आपको बोल के कुछ नहीं बता रहे होते, आपको टिक मार्क करके बताते हैं, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C के ऊपर आपको अपनी राय दे रहे होते हैं। तो इस रिसर्च के जब रिजल्ट्स आते हैं, आपने 100 क्वेश्चनेयर करवाया लोगों से, 200 करवाया, आप बैठे आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो आपको मालूम हुआ कि 50% लोगों का कहना यह है कि पीपल पार्टी जो है वो जीतेगी, जबकि 30% कहते हैं नहीं PTI जीतेगी, जबकि 20% लोगों का ये कहना है कि हमें इलेक्शन से कोई गरज नहीं है, सारे चोर लुटेरे हैं, ठीक है। तो ऐसी रिसर्च जिसका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज की सूरत में आए, नंबर्स में आए, वो रिसर्च कौन सी होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, ठीक। जो तीसरी रिसर्च है वो इन दोनों का मिक्सचर होती है, ठीक है, जिसमें आपने किताबों से भी मालूमात लेनी होती हैं और सर्वे भी करना होता है, ठीक है। अब आप जब इस असीलतुल बहस पे पहुंचे ना, तो अब आपने देखना है कि आपके ये जो सवालात हैं ये किस तरीके के ऊपर अमल करके इनके जवाबात आपको आएंगे, ठीक है। ये एग्जैक्टली उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि आपने अपनी रिसर्च को क्वालिटेटिव रखना है, क्वांटिटेटिव रखना है, या इन दोनों को इकट्ठे करके अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स निकालने हैं, ठीक है। वाज़ेह होगी यहाँ तक बात। उसमें ये जो असिलतुल बहस होते हैं, यही एक्चुअली आपके अहदाफुल बहस भी होते हैं, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव्स भी बना लेते हैं कि आपने अपनी रिसर्च में क्रेडिट कार्ड की तारीफ बतानी है, क्रेडिट कार्ड की शरई हैसियत बतानी है और क्रेडिट कार्ड का मुतबादिल देना है, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपने ये आपकी जो बहस है उसके अंदर, आपकी जो रिसर्च है उसके अंदर एक होता है इम्पोर्टेंस, यानी अहमियतुल बहस का एक होता है कि आपने अपने जो कारीन हैं, या सबसे पहले तो आपके मदरसे में भी शायद ऐसा ही होता है कि आपने अपना मौजू जो है वो उसको अप्रूवल उसकी लेनी होता है ना। तो आपने अपने जो आपके मोहतमिम हैं इदारा के, या आपके जो प्रोफेसर हैं जो आप पढ़ाते हैं उस्ताद, उनको मुतमईन करना होता है कि आपकी जो रिसर्च है वो बड़ी ज़रूरत है, उसकी बड़ी अहमियत की हामिल है। तो वो होता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिसर्च, उसको क्या कहते हैं, अहमियतुल बहस। वो अहमियतुल बहस जो है वो भी आपने एक लिखनी होती है, उसमें आपने जस्टिफिकेशन देनी होती है, अपने जो सुनने वाले हैं या जो आपके पढ़ने वाले हैं उनको इस बात पे मुतमईन करना होता है कि ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं वाकई ये बहुत ज़रूरी है और इसकी अहमियत जो है वो है, ठीक है। तरीक़तुल बहस, ठीक है, या तहकीक का तरीक़ा-ए-कार, कि आपने तहकीक को उसमें किस तरीक़ा को अपनाते हुए अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपने अपनी रिसर्च करने से पहले एक प्रपोज़ल सा, एक आपने खुत्ता बना के अपने जो इदारे के जो सरबराहान हैं या जो आपकी मैनेजमेंट है, आपके जो असातिज़ा हैं या मोहतमिम हैं, उनको ये पेश करना होता है, ठीक है। इसके अंदर और एक फिर आखिर पे आप लिख लें इस खुलासतुल बहस के, आपने ये इस बहस का जो है वो खुलासा क्या होगा। ये आपने जब इन मौजू का इंतखाब करना है, अप्रूवल लेने से पहले ये एक डॉक्यूमेंट आपने बनाना होता है जिसको प्रोपोज़ल कहते हैं, या जिसको आप खुत्ततुल बहस कहते हैं। ये एक 10-15 सफ़ों का आपने प्रोपोज़ल बनाना होता है।
ये प्रपोज़ल बना के आप इसको पेश करते हैं, आपका इदारा जो है वो इसके ऊपर आपको अपनी वो कमेंट्स देता है कि आपका ये प्रपोज़ल पास है या फेल है। ठीक, अगर आपका ये प्रपोज़ल पास हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप थीसिस, बाकायदा थीसिस राइटिंग की तरफ जाएंगे। थीसिस राइटिंग में जो इतना इसको मैं साफ़ कर दूं, आपने लिख लिया है सब ने, उसका इख्तिसारी एक जो है ना है एक खुत्ततुल बास, जो प्रपोज़ल पेश करना होता है, जो आपके अंदर आपके जहन में जो रिसाले के लिए, मकाले के लिए जो उन्वान है, उसके ऊपर चंद एक चीदा बातें लिख के आपने अपने इदारे के जो सरबराह हैं या जिन्होंने भी आपको अप्रूवल देनी है असातिज़ा किराम, उनको आपने ये पेश करना होता है। जब आपका टॉपिक अप्रूव हो जाता है, आपको आपका इदारा कहता है कि अब आप इसके ऊपर मकाला लिखें, तो फिर आपका ये जो सारा कुछ हमने लिखा होगा ये आपके चैप्टर 1 के अंदर शामिल हो जाएगा, बाबुल अव्वल के अंदर ये चीज़ें सारी शामिल कर देंगे। ठीक है, अब इसको अब हम जो है वो थीसिस की तरतीब स्टार्ट करते हैं कि थीसिस आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल रखनी है। थीसिस के अंदर सबसे पहले तो उसका उन्वान, जो आपने उसका टाइटल बांधा है। टाइटल के बाद जो है वो थीसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं अरबी में मुफ्ती साहब? अरबी में तो उसको मुलख्खस कहते हैं, हाँ मुलख्खसुल बास। उर्दू में उसको कहते हैं क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो आपके थीसिस के सबसे आखिर पे लिखा जाता है लिखने में, लेकिन जब आपका थीसिस प्रिंट होता है आपका मकाला, तो ये सबसे पहले आता है। ठीक है, लिखा सबसे आखिर पे इसलिए जाता है कि इसमें सारे थीसिस का एक ओवरव्यू आपने देना है। वो ओवरव्यू आप जो है उसका वो पहले नहीं दे सकते जब तक आपका काम मुकम्मल ना हो जाए। तो जब आपका काम सारे का सारा मुकम्मल हो गया तो उस वक्त आपने मुलख्खस जो एब्स्ट्रैक्ट है वो उस वक्त आपने लिखना होता है। आप देखें ना, आपके जो थीसिस है ना उसके अंदर आपने जो इस्तिलाहात हैं उनका बड़ा ख्याल रखना है। जो सारी बातें आपने कही हैं ना वो एग्जैक्टली हैं तो सही, लेकिन इस्तिलाह जो है वो ये 3 इस्तिलाहात बोली जाती हैं उसके लिए। ठीक है, आप उसको मफहूमन सही समझे हैं, लेकिन इस्तिलाहन जो है वो ये 3 इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। मनसूबाबंदी और खाका ये सारी चलते हैं। हाँ ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, जो आपका मुलख्खस होता है, वो आपके टाइटल के बाद जब आपका थीसिस प्रिंट होके या जब थीसिस मुकम्मल हो जाता है तो उसको हम जब खोलते हैं तो सबसे पहले आपका टाइटल पेज होता है जिसके ऊपर टाइटल होता है, उन्वान होता है। उसके अलावा उसमें कुछ चीज़ें जो आपके इदारे की तरफ से होती हैं, जैसे आपने कलिमात तशक्कुर होते हैं या हुकूक तबा महफूज होते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें जो आपका इदारे ने बनाई होती हैं जो आपने लाजमी उनको शामिल करना है, वो तो आपने शामिल करनी है अपने इदारे के फॉर्मेट के मुताबिक। लेकिन एक जो जनरल जो थीसिस के फॉर्मेट में जो चीज़ आती है दूसरे नंबर पे, वो आती है मुलख्खसुल बहस। ये जो मुलख्खसुल बहस या एब्स्ट्रैक्ट या तजरीदी खाका होता है, ये टोटल 1 सफ़े का होता है, 250 से 300 अल्फाज पे मुश्तमिल होता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? इख्तिसार का होता है, 1 सफ़े का होता है ये, लेकिन ये बड़ा टेक्निकल होता है। इसमें इससे ज़्यादा अल्फाज आपको जो है ना, ये इदारे आपका इदारा इसमें कुछ ख़ास शायद उन्होंने फॉर्मेट बनाया हो कि इसमें कितने अल्फाज होते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनली जो आम तौर पे चलते हैं वो उसमें ये 250 से 300 अल्फाज होते हैं, 1 सफ़ा होता है। इस 1 सफ़े में आपने अपना जो रिसाला है उसका मुकम्मल एक खाका पेश करना होता है। उसका खाका क्या होता है, उसमें चीज़ें आपके रिसाले में सबसे पहले क्या था, आपका टाइटल है ना, तो टाइटल का एक बैकग्राउंड देना है आपने, जो आपका है ना जो मौजू है। सबसे पहले आपके मुलख्खस के अंदर
उस मौजू के मुतालिक आपने 1 से 2 सेंटेंस में बात करनी है, ठीक है। जैसे अगर आप कोरोना वायरस पे लिख रहे हैं तो आप कहेंगे कि कोरोना वायरस एक नई बीमारी है जो 2019 में चाइना से स्टार्ट हुई और देखते देखते उसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने टाइटल का एक बैकग्राउंड बताना होता है, ठीक। उसके बाद आपने इसके अंदर अपनी मुश्किलतुल बहस जो है, जो आप प्रॉब्लम जो आपने फेस किया, क्यों आपने रिसर्च स्टार्ट की, उसको एक सेंटेंस में बताना होता है, ठीक है। मुलख्खस के अंदर कौन सी बात होगी, ये दूसरी बात। मुलख्खस को आपने 300 अल्फाज पे लिखना है, लेकिन इसमें बातें बहुत सारी शामिल करनी है, क्योंकि ये आपका जो आपका थीसिस है ना, आपका मकाला, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली चीज़ आपका मुलख्खस होता है। सबसे ज़्यादा जो लोग पढ़ते हैं ना, पूरा थीसिस कोई भी नहीं पढ़ता, जिसको गरज होगी वो भी कुछ ख़ास चीज़ें देखेगा। सबसे पहले क्या देखते हैं, वो मुलख्खस देखते हैं कि बंदे ने क्या किया हुआ इसके अंदर। तो मुलख्खस में आपने एक जामे शक्ल जो है वो बतानी होती है कि इसमें क्या क्या है। मुझसे अब टाइम कितना है हमारे पास, 5:30 बात करनी है। उसके बाद आपने मुश्किलतुल बहस, जो आपने प्रॉब्लम फेस किया, क्यों आप रिसर्च कर रहे हैं, वो बतानी है। फिर आपने अपनी तरीका रिसर्च, जो हमने अभी नहीं देखा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के, किस तरीका के ऊपर अमल करते हुए आपने रिसर्च की। फिर जब आपने रिसर्च की होती है ना, कर ली होती है, तो रिसर्च में क्या होता है, आप रिसर्च जब मवाद इकट्ठा करते हैं ना, तो एक तो वो सवाल का जवाब देना होता है, उन सवालात का जो आपने खुद बनाए होते हैं। तो उन सवालात का जवाब देते हुए आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं ना, कुछ नताइज आपने अखज़ किए होते हैं, जो आपकी सारी रिसर्च के अंदर आपने किए होते हैं। तो वो जो नताइज होते हैं, उन नताइज में से जो ख़ास मेन नतीजा होता है ना, वो 1 से 2 मेन पॉइंट्स उसके आपके रिजल्ट्स के लिखने हैं आपने, ठीक है। कि आपने इतनी लंबी चौड़ी रिसर्च जो की है, इसमें आपने किन नताइज पे आप पहुँचे हैं। तो उन नताइज में मेन नतीजा 1 या 2, वो 1 से 2 सेंटेंस में आपने अपने मुलख्खस में लिखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि रिसर्च के अंदर नताइज पे पहुंचने के बाद आपने रिकमेंडेशन भी देनी होती है। अच्छी रिसर्च होती ही वो है जिसमें नतीजे पे पहुंचने के बाद आप आगे कुछ सजेस्ट कर रहे हों कि अब आप यहाँ पे ये मसला था, इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो जो आपने रिकमेंडेशंस दी हैं, सिफारिशात दी हैं, उनमें से एक जो ख़ास बहुत इम्पॉर्टेंट सिफारिश है वो भी यहाँ आपने लिखनी है, ठीक है। और उसका जो आखिरी पॉइंट है आपके इसका मुलख्खस का, वो ये है कि अब आपकी रिसर्च से आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। आपकी रिसर्च का फ़ायदा क्या होगा लोगों को, वो आम का लफ्ज़ आप हटा दें, आपकी रिसर्च का फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा जो है तुलबा को भी हो सकता है, इदारे को हो सकता है, मुआशरे को हो सकता है, मिनिस्ट्री को हो सकता है, गवर्नमेंट को हो सकता है, ठीक है। तो आपकी रिसर्च का फ़ायदा भी किसी न किसी को पहुंचना चाहिए। तो वो फ़वाइद में से एक आध फ़ायदा आपने 1 या 2 वो भी अपने मुलख्खस में लिखने। तो आपका मुलख्खस गोया कि आपके थीसिस का जामे जो है ना, इहाता किए होता है, ठीक है। तो मुलख्खस के ये जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपके मुलख्खस में ज़रूर होने चाहिए, तभी आपका मुलख्खस एक जानदार मुलख्खस होगा। मुलख्खस के बाद आप आ जाते हैं, फहरिस्त होती है या बाकी जो चीज़ें हैं वो तो फॉर्मेट में आती ही है ना, लेकिन आपने आगे क्या करना है, चैप्टर 1 लिखना होता है। चैप्टर 1 जो है आपका बाब अव्वल, उसके अंदर जो है वो आपने अपने मौजू का एक खल्फिया जो है वो देना होता है। जिस टॉपिक पे भी बात आप कर रहे हैं ना, चैप्टर 1 हमेशा इंट्रोडक्शन कहलाता है, इंट्रोडक्शन या मुकद्दिमा उसको हम कहते हैं। तो चैप्टर 1 आप चाहे जैसी भी रिसर्च कर रहे हो ना, उस मौजू का सारा खल्फिया, कि जैसे एक आम आदमी है जिसको उस बारे अलिफ बे नहीं पता, तो वो भी आपका चैप्टर 1 अगर पढ़े इंट्रोडक्शन, तो उसको मालूमात आ जाएं सारी कि असल कहानी है क्या, ठीक है। चैप्टर 1 के बाद जो अगला है ना, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, बाब दोम, सोम, सालिस, ये सारे जो हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी के होते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी के होने से मुराद ये है कि जो आपने सवाल बनाए हैं ना,
उनका जवाब आपने देना है। तो वो आप अपनी मर्जी के उसके उन्वानात रख सकते हैं उन चैप्टर्स के, ठीक है। जो भी मुनासिब तरीन उन्वानात हों, मुनासिब तरीन बहस हो, जैसे क्रेडिट कार्ड की शरई हुक्म पे हमने बात की, तो एक चैप्टर आप उसके शरई हुक्म पे कर सकते हैं। उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि शरियत स्कॉलर्स की आरा क्या हैं या उस तरह की बातें, ठीक है। फिर वो 2-3 चैप्टर्स आपने अपनी मर्ज़ी के 2-3 या 2 या 1 या जितने भी आपकी रिसर्च का जितना साइज़ है उसके मुताबिक आपने रखने। ये जो चैप्टर की तादाद होती है ना, अबवाब की तादाद, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो टोटली आपकी मर्ज़ी पे होती है। और मौजू के देखते हुए आप उसको 3 चैप्टर बना लें, 4 बना लें, 5 बना लें, 6 बना लें, जितना मौजू उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो जब आपने सारी की सारी बहस कर ली ना, उसी के अंदर आप अपने सवालात के जवाब देते हुए आप नताइज पे पहुँचे। और आप हमेशा अपनी जो है ना राय, उसको ज़रूर आपने शामिल करना है। कोई भी चीज़ आपने देखी अच्छी या बुरी, उसको लिखने के बाद अपनी राय शामिल करेंगे ना, तभी वो असल तहकीक होगी, ठीक है। तभी आपका जो स्कॉलरली जो है ना, वो अंदर आपकी शख्सियत जो है वो तभी निकल के बाहर आएगी। उसको आपने ज़रूर लिखना है। आपको वो चाहे अच्छा लगता है, चाहे बुरा लगता है, चाहे जो भी है, वो आपने ज़रूर अल्फाज मुंतकिल करने होते हैं। रिसर्च के अंदर आपने बिल्कुल न्यूट्रल होकर रिसर्च करनी होती है। रिसर्च जो है वो जो असल उसके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, उस वक्त आप अपनी जो आपकी जो फीलिंग्स है ना, उनको आपने नहीं करना होता। आप मसलन हम अगर बात करें कि आप जैसे किसी पार्टी के ख़ास पार्टी के साथ हैं, किसी मसलकी गुरोह के साथ हैं, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप अपनी जो मसलकी वाबस्तगी है या पार्टी की जो वाबस्तगी है या आपकी मोहब्बत है अपनी या आपकी अपनी नफ़रत है किसी के साथ, उसको नहीं शो करना। आपने बिल्कुल न्यूट्रल होके असल जो हक़ाइक़ हैं, जो आपको मुयस्सर आए, जो आपने किताबों से लिए या रिसर्च करके लोगों से सर्वे करके लिए या इंटरव्यू करके जो हक़ाइक़ लिए, उनको एज इट इज़ आपने नकल करना है। उसके ऊपर जब तनकीद कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको हक है, लेकिन वो तनकीद भी एक हद तक आपने करनी है, अपनी फीलिंग्स उसमें शामिल नहीं करनी, ठीक है। फिर उसके बाद आखिर पे आ जाता है कंक्लूजन, जो खुलासा होता है आपकी बहस का। वो कंक्लूजन में आपने ये वाली जो बातें हैं ना, ये जो एब्स्ट्रैक्ट में लिखी हैं, इनको ज़रा तफसील में लिखना होता है, ठीक है। कि आपने रिसर्च कहाँ से स्टार्ट की है, उसके चीदा नताइज क्या आए हैं और फिर आगे क्या हो। फिर कंक्लूजन में ही कुछ लोग आप सिफारिशात ऐड कर देते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सिफारिशात जो हैं उसके लिए कंक्लूजन के बाद एक अलग चैप्टर होना चाहिए। वो चैप्टर सिफारिशात वाला 2-3 सफ़ों पे मुश्तमिल होता है, या कभी एक सफ़े पे ही हो सकता है कि आपकी 10-12 सिफारिशात सेंटेंस की 1, 2, 3 की शेप में एक ही सफ़े पे आ जाएँ, ठीक है। आखिर पे आपका जो है वो रिसाला ख़त्म। फिर आपने क्या देना होता है, रेफरेंसेस देने होते हैं आपने, ठीक है। रेफरेंसेस आपने उसके क्या होता है, रेफरेंसेस को हम कहते हैं हवाला जात, ठीक है। क्योंकि कोई भी रिसर्च है तो वो हवाला जात के बगैर नहीं आती। आपने कोई भी बात करनी है तो वो हवाले के साथ करनी है। अगर आपकी कोई बात उसके अंदर थीसिस के अंदर बगैर हवाले के मिली तो उसका मतलब ये है कि ये आपकी अपनी बात है, ठीक है। सरिका जैसे चोरी होती है ना, तो चोरी जो है वो इल्मी चोरी भी होती है, ठीक है। सरिका इल्मिया भी होता है जिसमें आप किसी की बात नकल करते हैं, उसका हवाला नहीं देते। जब आपने हवाला नहीं दिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने ही को बात कही है, ठीक। तो आपने ये ज़रूर डिफ्रेंशिएट करना है कि जो बात आप किसी की कॉपी कर रहे हैं उसका हवाला दें, और जो आप बग़ैर हवाले के जो बात है वो गोया आपकी अपनी बात है। तो आखिर पे आपने रेफरेंसेस की मुकम्मल लिस्ट बता देनी है, ठीक है। अब हवाले की आखिरी बात करके मैं आपसे हम इसको इख्तिताम करेंगे, ख़त्म करेंगे। हवाला जो होता है वो 2 किस्म के हवाला जात होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट साइटेशन, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट साइटेशन, ठीक है। डायरेक्ट साइटेशन से क्या मुराद होता है, साइटेशन से मुराद हवाला। डायरेक्ट से मुराद ये होता है कि आपने उस बंदे की बात बेऐन ही आपने यहाँ पे लिख दी, उन्हीं अल्फाज के साथ आपने उसकी बात यहाँ कोट कर दी, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट साइटेशन। यानी आपने अपना कोई लफ्ज़ नहीं शामिल किया, ठीक है। जैसे आपने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किसी किताब से कोई बात ली, तो जिन अल्फाज के साथ मुफ्ती साहब ने बात की ना, वही अल्फाज आपने वहाँ उठा के इधर रख दिए,
तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट साइटेशन। और डायरेक्ट साइटेशन को हमेशा हम कॉमास के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ये कॉमा नहीं होते, इन कॉमास के अंदर जब हम लिखते हैं तो इसको कहते हैं डायरेक्ट साइटेशन, कॉमा के अंदर, ठीक है। जो दूसरी साइटेशन की किस्म है वो होती है इनडायरेक्ट साइटेशन। इनडायरेक्ट साइटेशन होती है कि आप मफहूम बयान करते हैं लेकिन अल्फाज अपने शामिल कर लेते हैं, ठीक है। आप गोया मफहूम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ही बयान कर रहे हैं लेकिन आपने उस मफहूम को अपने अल्फाज में बयान किया है, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट साइटेशन। और उस वक्त हम इनको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, लेकिन उसका रेफरेंस ज़रूर देते हैं, उसका हवाला नीचे ज़रूर कोट करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मुफ्ती साहब के काफ़ी सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब ये कोई सवालात हैं आपके तो आप कर लें, वरना नंबर मेरा मुफ्ती साहब से ले लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, वरना मुफ्ती साहब